रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो का क्या है वैल्यूएशन? वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के कितने शेयर गिरवी रखे? गो फर्स्ट के जवाब से कितना संतुष्ट है डीजीसीए? ऋषभ प्रेमजी ने क्यों लिया 50% का वेतन कटौती का फैसला? कितने वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की योजना बना रही है ओला इलेक्ट्रिक? जी एंटरटेनमेंट को एनक्लैट से क्या राहत मिली? स्टार्टअप्स में निवेश को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले आज बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की। पहली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर शुक्रवार को दो खबरें आई हैं। पहली ये कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म बर्नस्टीन ने रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल की हिस्सेदारी का वैल्यूएशन आंका है। बर्नस्टीन के मुताबिक रिलायंस रिटेल में आरआईएल के 85% हिस्से का वैल्यूएशन 111 अरब डॉलर का है, यानी इस हिसाब से पूरी कंपनी का या 100% हिस्से का जो वैल्यूएशन है वो करीब 130 अरब डॉलर के आसपास बैठता है। इसी तरह टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 66.5% हिस्सेदारी का वैल्यूएशन 88 अरब डॉलर आंका गया है। दरअसल देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की इन दोनों कंपनियों का आईपीओ लाने की योजना तैयार की थी, पर अभी तक इसके लिए कोई टाइमलाइन यानी समय सीमा तय नहीं की गई है। दूसरी खबर यह है कि रिलायंस रिटेल की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल ने लोटस चॉकलेट कंपनी के 51% हिस्से को 74 करोड़ रुपए में खरीदने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। ये प्रक्रिया 24 मई 2023 को पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद लोटस चॉकलेट का कंट्रोल आरसीपीएल के पास आ गया है। दूसरी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL की लगभग पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखती है। वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के 87.59% शेयर गिरवी रखती हैं। आपको बता दें कि वेदांता के पास HZL का 64.92% हिस्सा है, यानी कुल 274.3 करोड़ शेयर हैं, जिसमें से 240.2 करोड़ शेयर गिरवी रखे हुए हैं। ये शेयर 85 करोड़ डॉलर का लोन लेने के लिए गिरवी रखे गए हैं। जेपी मॉर्गन चेस और ओकट्री से वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL के लिए 85 करोड़ डॉलर का लोन लिया गया था। ये लोन 5 साल की अवधि के लिए लिया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एक एपिसोड में दी थी। दरअसल VRL को 31 मई तक 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड्स का भुगतान करना है, जिस वजह से ये लोन उठाया गया है। तीसरी खबर, एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने वाडिया ग्रुप की दिवालिया एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रिवाइवल प्लान जमा करने के लिए कहा है और इसके लिए गो फर्स्ट को 30 दिन का समय दिया गया है। दरअसल डीजीसीए की ओर से कंपनी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर एयरलाइन की ओर से दिए गए जवाब से रेगुलेटर संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट ने 23 मई को कहा था कि कामकाज वापस शुरू करने के लिए उसने अभी कोई समय सीमा तय नहीं की है। इसके बाद 25 मई को डीजीसीए ने गो फर्स्ट से पूरा ब्यौरा मांगा कि उसके पास कितने विमान, कितने पायलट और अन्य कर्मचारी हैं। साथ ही लेसेस यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों, वेंडर्स आदि की जानकारी भी मांगी गई है। रिवाइवल प्लान जमा किए जाने के बाद इसकी समीक्षा डीजीसीए की ओर से की जाएगी। चौथी खबर, मैक्स इंडिया के बोर्ड ने अपनी 2 सब्सिडरी कंपनियों में 294 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें से 177 करोड़ रुपए का निवेश अंतरा सीनियर लिविंग नाम की सहयोगी कंपनी में किया जाएगा। वहीं 117 करोड़ रुपए का निवेश अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज में किया जाएगा। इन दोनों सहयोगी कंपनियों की फंडिंग की जरूरतों और क्षमता विस्तार से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये निवेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में इस कंपनी का मुनाफा साल दर साल 3.1 करोड़ रुपए से करीब 35% बढ़कर 4.25 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। वहीं इस दौरान कंपनी की आय साल दर साल 12.6% बढ़कर 56.4 करोड़ रुपए पर रही थी। पांचवी खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए अपने वेतन में करीब 50% की कटौती का फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी के आईटी सर्विसेज कारोबार का प्रदर्शन खराब रहने के कारण प्रेमजी ने यह फैसला लिया है। साथ ही विप्रो के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थियरी डेलापोर्ट ने भी अपने वेतन में स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से 5% की कटौती की है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 के लिए प्रेमजी का कुल कंपनसेशन $9,51,353 रहा, जो वित्त वर्ष 2022 में $18,19,022 था। वहीं डेलापोर्ट को वित्त वर्ष 2023 में $10 मिलियन यानी 83 करोड़ रुपए का वेतन मिला था, जो साल भर पहले $10.5 मिलियन था। वित्त वर्ष 2022 में डेलापोर्ट भारतीय आईटी सेक्टर के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थे। वित्त वर्ष 2023 में विप्रो का मुनाफा साल दर साल 0.4% घटकर 3,074 करोड़ रुपए पर रहा था। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ऋषभ प्रेमजी ने अपने वेतन में कटौती की है। कोविड से कामकाज पर पड़े असर के बाद वित्त वर्ष 2020 में प्रेमजी ने अपना कंपनसेशन करीब 31% घटाया था। छठी खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लाने की योजना बना रही है। इस आईपीओ के जरिए ओला इलेक्ट्रिक की $80 करोड़ से
1 अरब डॉलर जुटाने की योजना है। यानी भारतीय करेंसी में देखें तो 8,200 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाई जा सकती है। यानी कि कंपनी 10 अरब डॉलर या 82,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने पर विचार कर रही है, जिससे ये कंपनी बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स के बाद तीसरी सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी बन जाएगी देश की। इस आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी क्षमता विस्तार खर्च पर करेगी। यह आईपीओ मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY24 की चौथी तिमाही तक आ सकता है। इस तरह ये कंपनी ईवी कारोबार से लिस्ट होने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस कैपिटल, सिटी, ICICI सिक्योरिटीज और कोटक सिक्योरिटीज को इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर नियुक्त भी कर लिया है। सातवीं खबर, फंडिंग की दिक्कत का सामना कर रहे स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि घरेलू यानी भारतीय स्टार्टअप्स में 21 देशों से होने वाले निवेश पर अब एंजल टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें इन 21 देशों के नाम का उल्लेख किया गया है। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। हालांकि इन 21 देशों में सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग का नाम नहीं है, जहां से इन स्टार्टअप्स में निवेश का बड़ा हिस्सा आता है। सरकार की नई घोषणा के मुताबिक वैसे भारतीय स्टार्टअप्स जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं, उनमें नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। आपको बता दें कि सरकार ने इस साल बजट में इस निवेश पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया था। एंजल टैक्स को 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मकसद से लागू किया गया था। अगर कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर से रकम जुटाता है और ये फंडिंग शेयर की फेयर वैल्यू से ज़्यादा पर होती है तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। एंजल इन्वेस्टर का मतलब उन हाई नेटवर्थ लोगों यानी निवेशकों से है जो स्टार्टअप्स या छोटी और मझोली कंपनियों के शुरुआती दौर में अपनी निजी आय निवेश करते हैं। इस निवेश के बदले उन्हें कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी मिलती है। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुक्रवार 26 मई को 3% तक का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान इस शेयर ने ₹7.20 का हाई भी छुआ था और करीब 0.25% की मजबूती लेकर बंद हुआ। दरअसल गुरुवार शाम को बाजार बंद होने के बाद वोडाफोन आइडिया ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे और नतीजे बाजार अनुमान से बेहतर रहे हैं। हालांकि कंपनी अभी भी घाटे में है, पर घाटा बाजार के अनुमान से कम रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा 7,990 करोड़ रुपए से तिमाही दर तिमाही 19.7% घटकर 6,419 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि बाजार 7,500 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान करके चल रहा था। इस दौरान आय 10,621 करोड़ रुपए से 0.8% घटकर 10,532 करोड़ रुपए पर रही, जबकि अनुमान 10,590 करोड़ का था। कामकाजी मुनाफा 4,181 करोड़ से 0.8% बढ़कर 4,211 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि बाजार 4,135 करोड़ रुपए के नंबर का अनुमान लेके चल रहा था और कामकाजी मार्जिन 39.4% से बढ़कर 40% पर रहे, जबकि बाजार इनको घटने का अनुमान करके चल रहा था और घटकर 39% रहने की आशंका जताई जा रही थी। इसके अलावा आरपू यानी प्रति यूजर औसत आय 135 रुपए पर सपाट रही है, जबकि अनुमान 136 रुपए के आसपास का था। घाटे में कमी के पीछे मुख्य वजह है ब्याज लागत में कमी। तिमाही दर तिमाही ब्याज खर्च 6,323 करोड़ रुपए से घटकर 5,002 करोड़ रुपए पर रहा है। दूसरी खबर, चौथी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आने के बावजूद जी एंटरटेनमेंट के शेयर में शुक्रवार को 8% तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग भी 6.5% की मजबूती के साथ देखने को मिली। तिमाही दर तिमाही कंपनी की आय 2109 करोड़ से 0.2% बढ़कर 2112 करोड़ रुपए पर रही। कामकाजी मुनाफा 366 करोड़ से 58% घटकर 152 करोड़ रहा। वहीं कामकाजी मार्जिन 17.4% से घटकर महज 7.2% पर रह गए हैं और 57 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने करीब 73 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। हालांकि इस घाटे में 90 करोड़ रुपए का एकमुश्त घाटा भी शामिल है और उसके साथ साथ डिसकंटिन्यूएशन ऑपरेशंस के चलते 123 करोड़ रुपए का एक और घाटा भी इस घाटे में शामिल है। पर शेयर में इसलिए तेजी रही क्योंकि एनक्लैट ने NCLT के 11 मई के फैसले पर रोक लगा दी है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 21 में हमने आपको बताया था कि NCLT ने BSE और NSE को जी सोनी मर्जर के लिए दी गई शुरुआती मंजूरियों को रीअसेस करने यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा गया है। इससे पहले 11 मई को NCLT ने एक्सचेंजों को इस मर्जर से जुड़े नॉन कम्पीट क्लॉज यानी गैर प्रतिस्पर्धा खंड के पुनर्मूल्यांकन और वैलिडेट करने का निर्देश भी जारी किया था, जिसे जी एंटरटेनमेंट ने एनक्लैट में चुनौती दी थी। यही नहीं, इस मर्जर को लेकर 16 जून को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपडेटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी NOC जारी करने के लिए भी कहा गया था। सेबी ने 25 अप्रैल को SL ग्रुप की जुड़ी एक और कंपनी शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी या SGRL, उसके पूर्व चेयरमैन अमित गोयनका, प्रमोटर जेनियर इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स के साथ साथ
5 अन्य एंटिटीज के खिलाफ ऑर्डर कम शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके चलते एनसीएलटी ने यह निर्देश जारी किया था, पर अब इसे एनक्लेट ने रोक लगा दी है इसके ऊपर। तीसरी खबर, जॉकी ब्रांड के तहत इनरवेयर बेचने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में शुक्रवार को 34,952 रुपये 65 पैसे का 52 हफ्ते का निचला सर्च हुआ और शेयर की क्लोजिंग करीब 8.9% की गिरावट के साथ देखने को मिली है। पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में एक समय 15% का निचला सर्किट भी लग गया था। दरअसल कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 1111 करोड़ रुपए से 12.8% घटकर 969 करोड़ रुपए पर रही है। कामकाजी मुनाफा 267 करोड़ रुपए से 49% घटकर 135 करोड़ रुपए पर रह गया। वहीं कामकाजी मार्जिन 24% से घटकर 14% पर आ गए, यानी कि 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और मुनाफे में भी 59% की बड़ी कटौती देखने को मिली है। मुनाफा 191 करोड़ रुपए से घटकर 78 करोड़ रुपए पर रहा है। चौथी खबर, चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद मेडप्लस हेल्थ के शेयर में शुक्रवार को 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। दिन के दौरान शेयर ने 827 रुपये 70 पैसे की ऊंचाई को छुआ और क्लोजिंग 16.25% की मजबूती के साथ देखने को मिली और वजह है मुनाफे में साल दर साल 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 11.7 करोड़ से 127% यानी 2.25 गुना बढ़कर 26.6 करोड़ रुपए पर रहा। इस दौरान कंपनी की आय 30% बढ़कर 1253 करोड़ रुपए पर रही, जबकि अनुमान 1242 करोड़ रुपए के आसपास का था। कामकाजी मुनाफा 56% बढ़ा है, 81.6 करोड़ रुपए पर रहा। वहीं अनुमान 72.4 करोड़ रुपए का था और कामकाजी मार्जिन 1% सुधरे हैं। मार्जिन 5.4% से बढ़कर 6.4% पर पहुंच गए, जबकि बाजार का अनुमान था कि मार्जिन बढ़ेंगे और बढ़कर 5.8% पर रह सकते हैं। दरअसल कंपनी के सबसे अहम रिटेल सेगमेंट की बिक्री काफी मजबूत रही है और तिमाही के दौरान कंपनी को 18.8 करोड़ रुपए का टैक्स वापस भी मिला है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि सोमवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 26 मई की जहां तक बात है तो ग्लोबल ट्रिगर्स में यूएस के 2 अहम आंकड़े आने वाले हैं। एक तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का आंकड़ा आएगा, उसका असर देखना होगा। साथ ही साथ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके भी आंकड़े जारी हुए हैं, तो उसका यूएस के मार्केट्स और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स पर असर देखना काफी अहम होगा। 27 मई यानी शनिवार की बात करें तो वायदा बाजार की 2 कंपनियां हैं जिसमें जेके सीमेंट और औरोबिंदो फार्मा, इनके नतीजे जारी होंगे। साथ ही साथ बीकेटी यानी बालकृष्ण टायर्स, पीएफसी और जीएमआर एयरपोर्ट्स, इनके नतीजे भी जारी होंगे, जिनका असर सोमवार के सेशन में आता हुआ दिखेगा। शनिवार के दिन शारदा एनर्जी की भी बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें नतीजों पर विचार किया जाएगा और नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन यानी स्टॉक स्प्लिट पर भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। 27 मई की जहां तक बात है तो नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसको पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। क्या फैसले वहां से आते हैं, क्या बोला जाता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही साथ 28 मई यानी गुरुवार की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उसी दिन ही वित्त मंत्रालय 75 रुपये का सिक्का यानी 75 रुपये का कॉइन जारी करेगा, तो इस इवेंट पर भी बाजार की नजर रहेगी। 29 मई यानी सोमवार की बात करें तो नतीजों में 2 बड़ी कंपनियां जिसमें इप्का लैब्स और आईआरसीटीसी, इनके नतीजे जारी होंगे और साथ ही साथ फेज 3 नाम की एक कंपनी है जिसका बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार करता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो 29 मई यानी सोमवार के सेशन में यूएस और यूके दोनों बाजार बंद रहेंगे, तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट से कोई खास बड़ा ट्रिगर नहीं आता हुआ नजर आएगा। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए देखें तो कोई खास नेगेटिव ट्रिगर आने की जो आशंका है वो काफी कम है। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यहीं समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ बाजार और कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिला उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो सोमवार 29 मई को आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नए अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ, नए ट्रिगर्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।